नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियो युग में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितना रंग बिरंगा है उतना ही रहस्यमयी भी है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है भारतीय नृत्य की नींव और परंपराएं। मतलब अक्सर हम सभी किसी नर्तक को मंच पर या किसी त्योहार में थिरकते हुए देखते हैं और बस उनकी एनर्जी या उनके खूबसूरत कपड़ों की तारीफ करके आगे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि उन हरकतों, उन स्टेप्स और उन तालमेल के पीछे का असली विज्ञान क्या है। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हम डिकोड करेंगे कि क्लासिकल यानी शास्त्रीय और फोक यानी लोक नृत्य में जमीन आसमान का अंतर क्यों है और कैसे ये कलाएं बिना एक भी शब्द बोले हमारे इतिहास की सबसे गहरी कहानियां सुनाती हैं। बिल्कुल। और इस विषय के बारे में रिसर्च करते हुए जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि नृत्य सिर्फ शारीरिक हाव भाव या एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। तो फिर इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? ये एक पूरी की पूरी भाषा है, एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसने सदियों पुराने इतिहास और भावनाओं को और समाज के ढांचे को अपने अंदर एकदम सुरक्षित रखा है। टाइम कैप्सूल, ये बहुत ही सटीक शब्द है। हाँ, जब हम इसके बेसिक्स में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ शरीर के हिलने डुलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक समाज अपनी खुशियों को, अपने विश्वासों को पीढ़ियों तक केवल एक आर्ट फॉर्म के जरिए आगे बढ़ाता है। चलिए फिर इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में बहुत ही सीरियस और स्ट्रिक्ट इमेज आती है। हाँ, वो कड़े नियमों वाली इमेज। बिल्कुल। रिसर्च भी बताती है कि शास्त्रीय नृत्य पूरी तरह से प्राचीन ग्रंथों और बहुत ही कड़े नियमों पर आधारित होते हैं। खासतौर पे नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथ का नाम बार बार आता है। नाट्यशास्त्र बहुत ही अहम है इस पूरी चर्चा में। यानी ये कोई ऐसी कला नहीं है जिसे किसी ने रातों रात महज मजे के लिए सोच लिया हो। ये कई सदियों के गहरे अध्ययन का परिणाम है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल हमेशा परेशान करता है। मैं समझ सकती हूँ, क्या सवाल है? अगर नाट्यशास्त्र में हर एक मूवमेंट का, उंगलियों के हर एक एंगल का नियम पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर डांसर की अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई? क्या इतने कड़े नियम एक आर्टिस्ट को बांध नहीं देते? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नियम डांसर को बांधते नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही सटीक टूल देते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो शास्त्रीय नृत्य का ढांचा कुछ बुनियादी चीजों पर टिका है। भाव यानी अभिनय और इमोशन, फिर ताल और मुद्रा। अब मुद्राओं को ही ले लीजिए, ये सिर्फ हाथों की पोज नहीं है। तो क्या ये कोई भाषा है? एग्जैक्टली। ये एक तरह की साइन लैंग्वेज है, एक बहुत ही डिटेल वाली वर्णमाला है जिसे हम अल्फाबेट कह सकते हैं। मतलब जैसे हम ABCD जोड़कर शब्द बनाते हैं, वैसे ही डांसर मुद्राओं को जोड़कर एक वाक्य बनाता है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक क्लासिकल डांसर जब अपने हाथ की उंगलियों को एक खास तरीके से मोड़ता है तो वो शायद एक खिलते हुए कमल के फूल को दिखा रहा है, या फिर शायद किसी शेर के पंजे को। हाँ बिल्कुल। और जब उस मुद्रा के साथ चेहरे के भाव जुड़ते हैं, जैसे आंखों का चौड़ा होना या भौहों का सिकुड़ना, तो बिना एक भी शब्द बोले पूरी की पूरी कहानी दर्शकों तक पहुंच जाती है। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का सिस्टम है। इसीलिए ये नियम इतने कड़े हैं, क्योंकि जरा सोचिए, अगर अल्फाबेट ही गलत हो गया तो कहानी का मतलब ही बदल जाएगा। इन नियमों ने ही इस कला को सदियों तक बिना किसी मिलावट के बचाकर रखा है। जो तो बहुत ही लॉजिकल है। और जहां तक इसके इतिहास की बात है, इन नृत्यों की शुरुआत भी तो बहुत ही पवित्र जगहों से हुई थी, है ना? बिल्कुल। ये नृत्य मुख्य रूप से मंदिरों में विकसित हुए। शुरुआत में ये ईश्वर के प्रति समर्पण का एक रूप था, लेकिन बाद में ये राजाओं के भव्य राज दरबारों तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि ये जो शिफ्ट है मंदिरों से राज दरबारों तक का, ये बहुत क्रूशियल रहा होगा। बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि दरबारों में आने के बाद इसे परफेक्शन के एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाया गया। राजाओं के संरक्षण में इसमें और ज्यादा टेक्निक शामिल हुई, कॉम्प्लेक्स फुटवर्क आया और कहानी सुनाने की कला और निखर गई। और यही वजह है कि आज हमारे पास पूरे भारत का एक बहुत ही शानदार कल्चरल मैप है। अगर हम भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों पर नजर डालें तो हर एक की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। हाँ, हर नृत्य अपने राज्य की मिट्टी की खुशबू लिए हुए हैं। चलिए हम साउथ से शुरू करते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम,
इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि इसमें एक अकेला नर्तक पूरी की पूरी पौराणिक कथा सुना सकता है। हाँ, और जरा सोचिए ये कितना मुश्किल काम है। भरतनाट्यम का एक डांसर मंच पर है और वो एक ही पल में भगवान राम का किरदार निभा रहा है और अगली सेकंड वो रावण बन जाता है। बिल्कुल, सिर्फ अपनी मुद्रा और चेहरे के भाव बदलकर वो रावण या सीता बन जाता है। उसे कोई कॉस्ट्यूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बैकग्राउंड में बजता हुआ संगीत और डांसर की ट्रेनिंग इतनी पावरफुल होती है कि देखने वालों को वो पूरा सीन एकदम साफ दिखाई देने लगता है। ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन इस जादू के पीछे कई सालों की कड़ी तपस्या और गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सही बात है। और अगर हम तमिलनाडु से थोड़ा बगल में केरल की तरफ चलें तो वहां का नजारा बिल्कुल ही अलग है। केरल से हमें दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। और इन दोनों का जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। वही मैं भी सोच रहा था, एक ही जगह से दो इतने अलग नृत्य। उस कंट्रास्ट को देखिए। कथकली कितना भव्य और ड्रामेटिक है। इसके भारी भरकम कॉस्ट्यूम और वो जटिल मेकअप जिसे करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है वो हरा और लाल मेकअप। बिल्कुल, कथकली में चेहरे की मांसपेशियों और खास तौर पर आंखों के मूवमेंट पर जो कंट्रोल होता है वो किसी भी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ये डांसर अपनी आंखों की पुतलियों से ही गुस्सा, प्यार या डर दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ है मोहिनीअट्टम। हाँ, कथकली अगर आग और पावर है तो मोहिनीअट्टम एक शांत नदी की तरह है। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ ही है जादूगरनी का नृत्य। नाम से कितनी ग्रेसफुल फीलिंग आती है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट, ग्रेसफुल और गोलाकार मूवमेंट्स होते हैं। सफ़ेद और सुनहरे रंग की साड़ियों में जब नर्तकियां इसे परफॉर्म करती हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग एस्थेटिक और शांति का अनुभव देता है। एक ही राज्य से दो इतनी अलग कलाएं, ये सचमुच हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो कथक का जिक्र आता है। कथक का नाम सुनते दिमाग में वो तेज चक्कर और घुंघरुओं की जबरदस्त आवाज गूंजने लगती है। कथक की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। इसका नाम ही कथा शब्द से आया है, यानी कहानी कहने वाला। ये मंदिरों में भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाने से शुरू हुआ था। लेकिन इसमें तो मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है ना। एकदम सही। जब ये मुगल दरबारों में पहुंचा तो इसमें एक बहुत ही स्पष्ट पर्शियन या फारसी प्रभाव आ गया। इसीलिए कथक में आपको वो तेज चक्कर, सीधी और तनी हुई बॉडी पोस्चर और गणित के एकदम सटीक कैलकुलेशन वाला फुटवर्क देखने को मिलता है। वो जो तबले के साथ जुगलबंदी होती है वो कमाल की होती है। हाँ, जब डांसर तबले की तेज ताल के साथ कदम मिलाता है और अचानक एक सम पर आके एकदम फ्रीज हो जाता है तो वो जो सन्नाटा होता है वो सच में कमाल का होता है। वाह, वो मोमेंट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और इसी तरह अगर हम पूर्वी तट पर जाएं तो ओडिशा का ओडिसी नृत्य है। ओडिसी की तो बात ही अलग है। ओडिसी को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे प्राचीन मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां अचानक जिंदा हो गई हों। इसमें जो त्रिभंग पोज है वो बहुत मशहूर है, जहां शरीर 3 अलग अलग हिस्सों सिर, धड़ और पैरों से मुड़ा होता है। और वो पोज शारीरिक संतुलन का एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। और फिर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, जो भरतनाट्यम से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसमें पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नाचने जैसी अद्भुत तकनीकें भी शामिल होती हैं। वो थाली वाला डांस बैलेंस और फोकस का चरम है। और हम पूर्वोत्तर भारत को तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, मणिपुर और असम। मणिपुर की वादियों से निकला मणिपुरी नृत्य, जिसमें एक बहुत ही आध्यात्मिक और शांत ऊर्जा होती है। इसके स्टेप्स इतने हल्के होते हैं कि लगता है जैसे नर्तक जमीन को छू ही नहीं रहे, एकदम हवा में तैर रहे हों। और असम का नृत्य? असम का सत्रिया, जिसे 15वीं सदी में वहां के वैष्णव मठों में विकसित किया गया था। ये सभी 8 नृत्य अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी, वहां के संगीत और वहां की मान्यताओं का एकदम शुद्ध रूप है। अब यहाँ आकर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने क्लासिकल डांस के उस कड़े अनुशासन, उसके व्याकरण और सालों की ट्रेनिंग को समझ लिया है। लेकिन अब हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, लोक नृत्य यानी फोक डांस की दुनिया में। ये मेरी पसंदीदा दुनिया है। अगर हम इसे एक बहुत ही सिंपल सी एनोलॉजी से समझें तो क्लासिकल डांस अगर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स में बंधी हुई और व्याकरण की कसौटी पर खरी उतरने वाली हाई क्लास पोएट्री है, तो फोक डांस दोस्तों और परिवार के बीच होने वाली एक एकदम रिलैक्स्ड, कैजुअल और खुशी से भरी बातचीत है। आपने बिल्कुल सही कहा।
और इसका पर्पस ही बिल्कुल अलग है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट करें तो लोक नृत्य किसी भी क्षेत्र के आम लोगों की धड़कन है। यहाँ नियम उतने मायने नहीं रखते। नहीं, यहाँ पूर्णता या परफेक्शन से ज्यादा मायने रखती है भागीदारी। ये नृत्य अकेले मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये पूरे समुदाय को एक साथ लाने के लिए बने हैं। मतलब ये एक तरह का सोशल ग्लू है। बिल्कुल। ये तब किए जाते हैं जब कोई खुशी का मौका हो, जैसे किसी बच्चे का जन्म, कोई शादी, या सबसे जरूरी बात, जब खेतों में फसल पककर तैयार हो जाए। उत्सव मनाने का सबसे शुद्ध तरीका। हाँ, यहाँ कोई नियम की किताब नहीं है जो बताएगी कि आपकी उंगली का एंगल क्या होना चाहिए। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि आप उस उत्सव की खुशी को महसूस कर रहे हैं या नहीं। मतलब कोई भी ढोल की आवाज सुनकर बस ग्रुप में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आती है। बताइए, क्या बात है? आजकल हम देखते हैं कि फोक डांस जैसे कि भांगड़ा अक्सर शादियों में डीजे पर या टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर किया जाता है। ये तो है। तो क्या आपको लगता है कि इससे इन नृत्यों का जो ओरिजिनल पर्पस था, जैसे फसल कटने का जश्न, वो कहीं खो गया है? क्या ये अब सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह गए हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें उस मूल भावना को समझना होगा जिससे ये नृत्य पैदा हुए थे। भांगड़ा का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, भांगड़ा से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? आज हम इसे हाई एनर्जी पार्टी डांस के रूप में देखते हैं, लेकिन मूल रूप से पंजाब में ये बैसाखी के समय खेतों में किया जाता था। अगर आप भांगड़ा के स्टेप्स को ध्यान से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि वे सब कृषि या फार्मिंग की गतिविधियों से जुड़े हैं। जैसे कि कौन सी गतिविधियां? जैसे बीज बोना, गेहूं काटना, या कंधे पे फसल उठाकर चलना। किसानों के लिए महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब सुनहरी फसल सामने होती थी तो वो खुशी उनके शरीर से भांगड़ा के रूप में बाहर आती थी। वाह, तो वो सारे स्टेप्स असल में खेत के काम की नकल है। बिल्कुल। हाँ, आज मॉडर्न समय में वो खेत और फसल वाला कॉन्टेक्स्ट थोड़ा पीछे छूट गया है और ये एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है। लेकिन उस डांस की जो कोर एनर्जी है, वो जो असीम उल्लास है, वो आज भी वही है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है कि भले ही कॉन्टेक्स्ट बदल गया हो, लेकिन इंसानी खुशी को एक्सप्रेस करने का वो तरीका अभी भी जिंदा है। एकदम सही। और सिर्फ भांगड़ा ही क्यों, भारत का हर कोना ऐसे ही जीवंत लोक नृत्यों से भरा पड़ा है। गुजरात का गरबा और डांडिया, इनके बिना तो शायद ही कोई बड़ा उत्सव, खासकर नवरात्रि, पूरी होती हो। और गरबा सिर्फ एक डांस नहीं है, इसके पीछे गहरी फिलॉसफी भी है। फिलॉसफी? वो कैसे? ये हमेशा एक घेरे या सर्कल में किया जाता है जो जीवन के चक्र, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। और बीच में रखी हुई देवी की मूर्ति या मिट्टी का दीपक ये बताता है कि भले ही समय का चक्र घूमता रहे, लेकिन ईश्वरीय शक्ति हमेशा स्थिर और बीच में रहती है। ये तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो एक तरफ लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वे एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल बात को भी जी रहे हैं। सच में, वो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है। इसी तरह राजस्थान का घूमर है, ये कितना ग्रेसफुल है। महिलाएं जब अपने भारी घाघरे पहनकर एक लय में घूमती हैं तो वो एक बहुत ही शाही और हिप्नोटाइज करने वाला नजारा होता है। और फिर महाराष्ट्र की लावनी, जो अपनी तेज ढोलकी की थाप और बेहद एक्सप्रेसिव अदाओं के लिए जानी जाती है। लावणी की एनर्जी तो सच में कमाल की होती है। और अगर हम असम की तरफ जाएं तो बिहू नृत्य बसंत ऋतु और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसके स्टेप्स बहुत तेज होते हैं और हाथों के मूवमेंट्स इतने फुर्तीले होते हैं जो सीधे तौर पर युवाओं की एनर्जी और प्रकृति के खिलने को दिखाते हैं। बिहू देखकर ही एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती है। और एक और फोक डांस है जिसने इस रिसर्च के दौरान मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो है छऊ नृत्य, जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में किया जाता है। छऊ तो एकदम अलग ही लीग में है। बिल्कुल। इसके बारे में पढ़कर लगा कि ये डांस कम और मार्शल आर्ट्स ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही समझा। छऊ में मार्शल आर्ट्स, कलाबाजी और कहानी सुनाने का एक जबरदस्त मिक्स होता है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है इसके मास्क यानी मुखौटे। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, वो मुखौटे काफी बड़े होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक डांसर ने चेहरे पर एक बड़ा भारी मुखौटा पहना हुआ है जिससे उसकी पेरिफेरल विजन यानी अगल बगल देखने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। ओहो, बिना अगल बगल देखे नाचना। हाँ, और इसके बावजूद उसे हवा में कलाबाजियां खानी है और तलवार या ढाल लेकर दूसरे डांसर्स के साथ एकदम सटीक तालमेल बिठाना है। ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर तालमेल थोड़ा भी बिगड़ा। बिल्कुल। इसके लिए जिस तरह की फिजिकल स्टैमिना और अवेयरनेस की जरूरत होती है वो किसी एथलीट से कम नहीं है। छऊ सिर्फ एक डांस नहीं है, ये शरीर की सीमाओं को चुनौती देने वाली एक कला है। मुखौटा पहनकर हवा में फ्लिप करना
सच में इसके लिए तो गजब का स्टैमिना चाहिए। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? मैं कहूंगी कि ये हमें हमारी विविधता दिखाता है। हाँ, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्लासिकल और फोक डांस के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। बिल्कुल साफ। एक तरफ हमारे पास शास्त्रीय नृत्य हैं, जहां नियम पत्थर की लकीर हैं, जहां सीखने के लिए बरसों की तपस्या चाहिए और जिसका मुख्य उद्देश्य कला को एक आध्यात्मिक और उत्कृष्ट स्तर पर ले जाना है। और दूसरी तरफ है लोक नृत्य, जहां नियम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिन्हें कोई भी देखकर सीख सकता है और जिनका एकमात्र उद्देश्य एक साथ मिलकर जीवन का जश्न मनाना है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कौन बेहतर है की प्रतियोगिता नहीं है। बिल्कुल नहीं, दोनों का अपना महत्व है। ये दोनों ही शैलियां एक समाज के लिए बराबर की अहमियत रखती हैं। शास्त्रीय नृत्य हमें हमारी दार्शनिक गहराई, हमारे अनुशासन और उस इतिहास से जुड़े रखता है जो सदियों पहले लिखा गया था। ये हमें बताता है कि कला में परफेक्शन हासिल करने के लिए कितने फोकस की जरूरत होती है। और लोक नृत्य हमें जमीन से जोड़े रखते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कला सिर्फ बंद थिएटर या राज दरबारों में नहीं होती, बल्कि वो खेतों की मिट्टी में, गांवों के चौराहों पर और आम लोगों के पसीने और उनकी मुस्कान में भी बसती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए अपूरणीय हैं। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। तो सुनने वालों के लिए इस डीप डाइव से हम ये सीख कर जा रहे हैं कि अगली बार जब भी कोई क्लासिकल डांसर हमारे सामने अपनी आंखों के भाव बदले या फिर किसी त्योहार में दोस्तों का कोई ग्रुप ढोल की थाप पर नाचना शुरू करें, तो हम सिर्फ उनकी मूवमेंट को ना देखें, बल्कि उस पूरी कहानी, उस इतिहास और उस एनर्जी को महसूस करें जो वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हर मुद्रा और हर ताल के पीछे एक पूरा इतिहास है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर मैं चाहूंगी कि सभी सुनने वाले जरूर विचार करें। वो सवाल क्या है? परंपरा ने बचाकर रखा और लोक नृत्यों को हमारे कृषि चक्रों और सामाजिक त्योहारों ने जिंदा रखा। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो बहुत ही तेज डिजिटल और स्क्रीन पर आधारित युग है। हाँ, हमारी अटेंशन स्पैन भी तो कम हो गई है। एकदम। मनोरंजन के तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। लोग खेतों से दूर शहरों की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि बिना इन प्राचीन नियमों और सामाजिक उत्सवों को खोए और बिना इन्हें सिर्फ एक 15 सेकंड की रील तक सीमित किए, ये प्राचीन नृत्य आने वाले कल में खुद का मूल स्वरूप कैसे बनाए रखेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को ढालेंगे या फिर हमें ही थोड़ा धीमा होके इनकी गहराई को समझने के लिए वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या तकनीक और तेज रफ्तार जिंदगी हमारी इन पुरानी कलाओं को निगल जाएगी या ये कलाएं अपना कोई नया अवतार लेंगी? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अपने तरीके से खोजना होगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस डिस्कशन ने आपको भारतीय नृत्य की परंपराओं को देखने का एक नया और गहरा नजरिया दिया होगा। आप भी इस विषय पर और एक्सप्लोर करें और अपने आसपास मौजूद इन कलाओं को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।